मूवी की शुरुआत नॉर्वे के वार्गो के एक खूबसूरत पहाड़ी इलाके से होती है, जहां घने जंगल के बीच सिड नाम का एक आदमी बुरी तरह नशे में धुत होकर जमीन पर पड़ा होता है। उसके दिमाग में अजीब अजीब आवाजें गूंज रही होती हैं। हेल्प! उनकी मौत तुम्हारी वजह से हुई है। तभी डेवन नाम का एक लड़का अपने डीलर के साथ वहां पहुंचता है और सिड को जगाने की कोशिश करता है। सिड अचानक चौंक कर उठता है और उसे अपनी ड्रिंक की कैन को छूने से रोक देता है। असल में डेवन सिड का ही बेटा होता है। पिता और बेटा एक ट्रिप पर आए हुए हैं और अब उन्हें वापस न्यूयॉर्क लौटना है। लेकिन सिड इतना ज्यादा नशे में होता है कि डेवन उसे वहीं छोड़कर कह देता है, तुम बाद में अकेले ही आ जाना। कुछ देर बाद सिड लड़खड़ाते हुए डेवन के पीछे पीछे चलने लगता है। डेवन उसे समझाता रहता है कि अब शराब छोड़ दो, मगर सिड उसकी एक भी बात पर ध्यान नहीं देता। परेशान होकर डेवन गुस्से में उसकी ड्रिंक की कैन सड़क पर फेंक देता है। सिड तुरंत उसे उठाकर डेवन को वार्निंग देता है कि वो उसकी चीजों को दोबारा हाथ न लगाए। न्यूयॉर्क लौटने से पहले सिड अपनी एक आखिरी इच्छा जताता है। वो एक लास्ट राइड लेकर पहाड़ की चोटी तक जाना चाहता है, लेकिन डेवन इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता। फिर भी सिड डेवन के डीलर को 5000 क्रोनर देकर मना लेता है कि वो उसे केवल कार राइड पर ले चले। गुस्से में डेवन अकेला ही आगे बढ़ जाता है, जबकि बेफिक्र सिड डीलर के सहारे लड़खड़ाते हुए केबल कार स्टेशन तक पहुंच जाता है। नशे की वजह से उसकी हालत इतनी खराब होती है कि डीलर को ही उसे पकड़कर केबल कार में बैठाना पड़ता है। उसी वक्त डेवन भी वहां पहुंच जाता है और मजबूरी में उसे भी अपने पिता के साथ इस राइड पर जाना पड़ता है। यहीं से उनकी केबल कार जर्नी शुरू होती है। लेकिन अचानक कहानी सालों पहले के फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां 10 मार्च 1982 के दिन नॉर्वे के इसी इलाके में एक बर्फीले हिल स्टेशन पर हम 3 दोस्तों जैमी, डेवन और सिड को देखते हैं, जो यहाँ छुट्टियां मनाने आए हुए हैं। अभी अभी वे थिएटर से बाहर निकले हैं, जहां उन्होंने क्लोज एनकाउंटर्स फिल्म देखी है। बाहर आते ही तीनों अपनी अपनी फेवरेट मूवीज की बातें करने लगते हैं। जैमी बताता है कि उसे डॉन ऑफ द डेड बहुत पसंद है, जबकि डेवन खुद को द विजर्ड ऑफ ओज का बड़ा फैन बताता है। तीनों का यूं ही हंसी मजाक चल रहा होता है कि तभी स्टेशन पर एक केबल कार आकर रुकती है। उसमें से एक ऑपरेटर उतरता है, जिसका नाम होता है ऑयविन बजर्क। तीनों दोस्त तुरंत केबल कार राइड के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन ऑयविन मना कर देता है, क्योंकि वह अब शिफ्ट खत्म करके घर लौटने वाला होता है। बच्चे जिद करने लगते हैं कि शायद वे दोबारा कभी नॉर्वे ना आ पाए, इसलिए वे अभी ही राइड लेना चाहते हैं। इस पर ऑयविन उन्हें ऑफर देता है कि वो उनकी गोंडोला के सामने एक फोटो खींच देगा, ताकि वे अपने दोस्तों को बता सकें कि वे पहाड़ की चोटी तक गए थे। फोटो लेने के बाद ऑयविन वहां से जाने लगता है और बच्चे भी निराश हो जाते हैं। तभी सिड अपने एक फेवरेट शोध क्लैश का जिक्र करता है, जिसे नॉर्वे में प्ले किया गया था। ये सुनकर ऑयविन रुक जाता है और बताता है कि वो खुद उस शो में गया था। बातों बातों में एक्साइटेड होकर वह आखिरकार बच्चों को राइड देने के लिए मान जाता है। तीनों खुशी खुशी केबल कार में चढ़ जाते हैं। ऑयविन अपने साथी स्टेशन ऑपरेटर एंड्रियस को केबल कार शुरू करने के लिए कहता है और खुद भी अंदर आ जाता है। यहीं से उनकी एक थ्रिलिंग जर्नी शुरू होती है और केबल कार बर्फ से ढकी घाटियों के ऊपर से आगे बढ़ने लगती है। ऑयविन बच्चों को चेतावनी देता है कि कोई भी केबिन की छत पर नहीं चढ़ेगा, क्योंकि कम तापमान से उनकी मौत भी हो सकती है। बच्चे उसकी बात मान जाते हैं और खुश होकर ऑयविन के साथ फोटो लेते हैं, ताकि उनके पास प्रूफ हो कि वे सच में नॉर्वे आए थे और बहुत मजे कर रहे थे। फिर वे मिनी टेप रिकॉर्डर पर म्यूजिक चलाने लगते हैं। तब ऑयविन उनके रिकॉर्डर से कैसेट लेकर केबल कार के प्लेयर में लगा देता है। फिर चारों मिलकर तेज वॉल्यूम में म्यूजिक एंजॉय करते हुए पागलों की तरह गाने लगते हैं, नाचते हैं और पूरी तरह मस्ती में डूब जाते हैं। लेकिन तभी अचानक एक जोरदार झटका लगता है और केबल कार चोटी के करीब पहुंचकर रुक जाती है। बच्चे केबिन के अंदर गिर पड़ते हैं। ऑयविन उन्हें शांत रहने के लिए कहकर वायरलेस से एंड्रियस से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई सिग्नल नहीं मिलता। शायद स्टेशन पर पावर कट हो चुका होता है। ऑयविन केबल कार के रेडियो से भी स्टेशन पर संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई संपर्क नहीं हो पाता। तभी अचानक सिस्टम में एक शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ऑयविन तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर से आग को फैलने से रोकने की कोशिश करता है। इसी दौरान शॉर्ट सर्किट की एक चिंगारी ऑयविन के गले में लटके डिवाइस पर गिरती है। वह तुरंत उसे उतार कर फेंक देता है, लेकिन अगले ही पल उसे तेज इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और वह वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। उधर बच्चों के पास मौजूद डिवाइस भी इलेक्ट्रिक शॉक्स देने लगते हैं। वे घबराकर उन्हें भी फेंक देते हैं। तभी अचानक चारों तरफ एक भयानक तेज आवाज गूंजती है। बच्चे डर के मारे चीखने लगते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि ये आवाज आखिर आई कहां से। आवाज बंद होते ही उनका ध्यान ऑयविन के बेजान पड़े शरीर की तरफ जाता है और उसी पल उन्हें एहसास होता है कि शायद ऑयविन अब जिंदा नहीं रहा। जैमी हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ता है और ऑयविन की पल्स चेक करने की कोशिश करता है।
लेकिन उसे कोई हार्ट बीट महसूस नहीं होती। घबराकर जब वो ऑयविन की शर्ट खोलकर देखता है तो ऐसा लगता है जैसे भयानक इलेक्ट्रिक शॉक से उसका दिल अंदर ही अंदर जलकर खत्म हो चुका हो। फिर भी जैमी खुद को संभालते हुए सोचता है कि शायद उसे हार्ट अटैक आया हो, इसलिए वह ऑयविन को CPR देने लगता है। लेकिन ऑयविन पहले ही इस दुनिया को छोड़ चुका होता है। बच्चे केबल कार के बाहर नीचे झांक कर देखते हैं और नोटिस करते हैं कि नीचे खड़े वाहनों की लाइट्स भी पूरी तरह बंद है। इससे उन्हें यकीन हो जाता है कि पूरा इलाका सिर्फ ब्लैकआउट से नहीं बल्कि किसी और रहस्यमयी घटना से भी प्रभावित हो चुका है। वे अंदाजा लगाते हैं कि जो अजीब सी सायरन जैसी आवाज उन्होंने कुछ देर पहले सुनी थी वह शायद इवैक्यूएशन सायरन रही होगी। हो सकता है कोई बड़ा एवलांच आने वाला हो, या चूंकि वे रूस की सीमा के करीब है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि न्यूक्लियर मिसाइल्स से हमला हो गया हो, और तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका हो। घबराहट में सिड केबल कार की खिड़की से सिर बाहर निकालकर जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन उन्हें बचाने के लिए वहां कोई नहीं होता। धीरे धीरे बच्चों की नजर फिर ऑयविन की लाश पर टिक जाती है। अब वह उन्हें एक इंसान नहीं बल्कि डर और मुसीबत की तरह दिखने लगती है, खासकर तब जब उनकी नजर उसकी खुली और बेजान आंखों पर पड़ती है। तीनों सोचने लगते हैं कि क्या उन्हें उसकी आंखें बंद कर देनी चाहिए या फिर उसकी बॉडी को केवल कार से बाहर फेंक देना चाहिए, क्योंकि कुछ ही समय में उससे बदबू आने लगेगी। लेकिन सिड सर्वाइवल के बारे में सोचते हुए एक और डरावनी बात कह देता है। अगर वे यहाँ लंबे समय तक फंसे रहे तो यही लाश शायद उनके खाने के काम आ सकती है। लेकिन जैमी ऑयविन को खाने से साफ मना कर देता है। आखिरकार वे ऑयविन की आंखों को ढकने का फैसला करते हैं। जैमी अपनी बैंडाना निकालता है और उससे ऑयविन का चेहरा ढक देता है। बीतते समय के साथ ठंड और भी तेज होने लगती है और धीरे धीरे चारों तरफ अंधेरा छाने लगता है। सिड और डेवन थककर सो जाते हैं, जबकि जैमी इधर उधर तलाश करता है और उसे एक टूल बॉक्स मिलती है। उसके अंदर उसे कुछ ग्लो स्टिक्स मिलती है। वह खुश होकर उन्हें अपने दोस्तों को देता है और वे ग्लो स्टिक्स को जलाकर केबल कार के अंदर टांग देते हैं, इस उम्मीद में कि शायद उनके पेरेंट्स नीचे से इन लाइट्स को देख लें और उन्हें बचाने आ जाएं। फिर समय बिताने के लिए वे बेकार की बातें करने लगते हैं कि तभी अचानक वे देखते हैं कि ऑयविन की डेड बॉडी हिल रही है। तीनों बुरी तरह डरकर कांप उठते हैं। ऐसा लगता है जैसे उसने गहरी सांस ली हो, जिससे उसके चेहरे पर ढकी बैंडाना हिल गई। ये देखकर डेवन घबरा जाता है और केवल कार का दरवाजा खोलकर कूदने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दोस्त उसे रोक लेते हैं और समझाते हैं कि उन्हें साथ मिलकर इस सिचुएशन का सामना करना होगा। तीनों को अचानक डर सताने लगता है कि कहीं ऑयविन जॉम्बी में तो नहीं बदल रहा। माहौल इतना डरावना हो चुका होता है कि वे खुद ही जॉम्बी मूवीज का जिक्र करने लगते हैं, जैसे इस अजीब हालात को समझने की कोशिश कर रहे हो। डेवन की जिद पर सिड और जैमी डरते डरते ऑयविन की बॉडी को चेक करने उसके पास जाते हैं। तभी अचानक बैंडाना फिर से उसके चेहरे से फिसल जाता है, लेकिन अगले ही पल उन्हें सच्चाई समझ आ जाती है। वो उसकी सांस नहीं थी बल्कि वेंट से आती ठंडी हवा का झोंका था। वे ग्लो स्टिक की हल्की रोशनी में बैंडाना को फिर से उसके चेहरे पर रख देते हैं और कुछ देर के लिए राहत की सांस लेते हैं। अचानक सिड को जोर से पेशाब लगती है। वह केबिन डोर थोड़ा सा खोलता है, लेकिन बाहर की तेज हवा की वजह से वो खुद पर ही पेशाब कर देता है और बहुत सारी ठंडी हवा अंदर आ जाती है। सिड और जैमी हिम्मत दिखाते हुए बचने के आइडियाज सोचने लगते हैं, जबकि डेवन चुपचाप अंदर से डरा हुआ होता है, क्योंकि वे लोग इतनी ऊंचाई से कूद भी नहीं सकते। तभी जैमी एक खौफनाक आइडिया देता है, क्यों ना वे लोग ऑयविन की आंतें निकालकर उनसे रस्सी बनाए ताकि नीचे उतर सके। लेकिन डेवन और सिड ये आइडिया तुरंत ठुकरा देते हैं। इसी बीच उनकी ग्लो स्टिक्स धीरे धीरे बुझने लगती हैं। सिड को अफसोस होता है कि उन्होंने पहले इन्हें संभाल कर नहीं रखा। इस बार वह बॉक्स में बची आखिरी 2 स्टिक्स में से सिर्फ एक ही स्टिक जलाता है, उम्मीद करते हुए कि ये अंधेरी रात जल्दी गुजर जाए। तभी अचानक केबल कार के बाहर एक जोरदार आवाज गूंजती है। वहां से गुजरता हुआ पक्षियों का एक बड़ा झुंड तेजी से केबल कार से टकराने लगता है। ये रहस्यमयी घटना बच्चों को और भी बुरी तरह से डरा देती है, क्योंकि पक्षी इतनी जोर से टकरा रहे होते हैं कि उनका खून खिड़कियों पर फैल रहा होता है। उन्हें समझ आने लगता है कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है, क्योंकि आमतौर पर पक्षी और जानवर ऐसा अजीब व्यवहार नहीं करते। सामने रुकावट होने पर भी अपना रास्ता न बदले। डर के बावजूद तीनों हिम्मत जुटाने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे आधी रात हो जाती है और ठंड अब और भी खतरनाक हो चुकी होती है। खुद को ठंड से बचाने के लिए सिड और जैमी मजबूरी में ऑयविन की लाश से उसके कपड़े उतार कर पहनने लगते हैं, लेकिन डेवन अब भी अंदर से डरा हुआ होता है और लाश के कपड़े पहनने से साफ इनकार कर देता है। आखिरकार सिड और जैमी खुद को ऑयविन के कपड़ों में कसकर लपेट लेते हैं और उसकी ड्रिंक की बोतल और वॉलेट भी अपने पास रख लेते हैं। ठंड से बचने के लिए जैमी बार बार डेवन को भी ऑयविन की पेंट पहनने के लिए कहता है, लेकिन डेवन नहीं मानता। तब जैमी उसे ऑयविन की बोतल में बची शराब का एक घूंट पी लेने को कहता है
ताकि शरीर अंदर से गर्म हो सके। काफी झिझक के बाद डेवन धीरे धीरे बोतल उठाता है और एक छोटा सा घूंट पी लेता है। जैसे ही शराब उसके गले से उतरती है, उसके शरीर में हल्की सी गर्मी दौड़ जाती है। कुछ पल बाद वह खुद ही उठकर ऑयविन की पैंट और स्वेटर पहन लेता है। उसी दौरान सिड और जैमी भी बोतल से कुछ घूंट लेते हैं और ठंड से लड़ने के लिए सिगरेट जलाकर स्मोक करने लगते हैं। तभी अचानक उनकी नज़र आसमान की तरफ जाती है, जहां दूर दूर तक रंग बिरंगी रोशनी फैलने लगती है। ये नज़ारा इतना खूबसूरत होता है कि कुछ पल के लिए वे अपनी खौफनाक सिचुएशन भी भूल जाते हैं और जल्दी से ऊपर चढ़कर केबल कार की छत से उस नज़ारे को देखने लगते हैं। ये ऑरोरा यानी नाइट स्काई में दिखने वाली नॉर्दर्न लाइट्स होती है, जो सितंबर से मार्च के बीच इस देश में दिखाई देती है। लेकिन ये खूबसूरती ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। ठंडी हवा उनके शरीर की बची खुची गर्मी भी छीन लेती है, इसलिए वे जल्दी से वापस केबिन के अंदर आकर सो जाते हैं। मगर ठंड इतनी ज्यादा होती है कि सिड की नींद खुल जाती है और वह जैकेट में मिली चॉकलेट खाने लगता है। तभी अचानक उसकी नजर ऑयविन की कुचली हुई आंख पर पड़ती है। उसके हाथ से कैंडी बार गिर जाती है। सिड तुरंत अपने दोस्तों को जगा देता है, लेकिन किसी को समझ नहीं आता कि यह कैसे हुआ। उन्हें लगता है कि शायद वह ज़ॉम्बी बन रहा है या शायद ज्यादा फ्रीजिंग टेम्परेचर ने डेड बॉडी को डैमेज करना शुरू कर दिया है। तभी जैमी की नजर जमीन पर पड़े एक चॉकलेट रैपर पर जाती है। उन्हें समझ नहीं आता कि ये यहाँ कैसे आया। फिर भी वह बिना सोचे उसे खाने लगता है, जबकि डेवन उसे ज़ॉम्बी की चॉकलेट कहकर खाने से मना कर देता है। अब तीनों को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि ये सिर्फ ठंड और भूख की लड़ाई नहीं है, बल्कि सर्वाइवल की एक ऐसी जंग है जहां हर फैसला उनकी जिंदगी या मौत तय कर सकता है। इस हालत से निपटने के लिए जैमी टूल बॉक्स में रखे पेपर मनी को जलाने लगता है ताकि थोड़ी बहुत गर्मी मिल सके। साथ ही तीनों ठंड से बचने के लिए सिगरेट पीने लगते हैं। लेकिन अब ऑयविन की डेड बॉडी को सामने पड़े देख देख कर वे मानसिक रूप से टूटने लगते हैं। एक ऐसा आदमी जो अपनी पत्नी के पास लौटने वाला था, बस उन्हें एक राइड देने के लिए आया और उसी दौरान अपनी जान गंवा बैठा। तीनों बच्चे उसकी डेड बॉडी को चुपचाप धन्यवाद देते हैं, उन्हें पहाड़ की चोटी तक लाने के लिए, शराब के लिए और यहाँ तक कि अपने कपड़ों के लिए भी। इसके बाद वे उसकी वॉलेट को उसके कपड़ों के अंदर रख देते हैं ताकि बाद में उसकी पहचान हो सके, क्योंकि अब वे उसकी बॉडी को केबल कार से बाहर फेंकने का फैसला कर चुके होते हैं। जैमी और सिड मिलकर ऑयविन के भारी शरीर को घसीटने लगते हैं, जबकि डेवन कांपते हाथों से केबल कार का दरवाजा खोलता है। दरवाजा खुलते ही तूफानी हवा का तेज झोंका अंदर घुसता है और ठंड और भी खतरनाक हो जाती है। फिर भी पूरी ताकत लगाकर वे आखिरकार उस बॉडी को नीचे गहरी खाई में धक्का दे देते हैं। कुछ देर बाद उन्हें केबल कार के आसपास एक लाल रोशनी दिखाई देती है। तीनों बच्चे हैरानी के साथ तुरंत दरवाजा खोलकर नीचे देखते हैं। उन्हें वहां उनके पेरेंट्स दिखाई देते हैं जो उन्हें बचाने के लिए आ चुके होते हैं। खुशी से तीनों के चेहरे खिल उठते हैं। उन्हें लगता है कि अब वे आखिरकार बच जाएंगे, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। अचानक एक भयानक गरजती हुई आवाज के साथ उनकी आंखों के सामने बर्फ से ढके पहाड़ का एक विशाल हिस्सा टूटकर नीचे गिरने लगता है और देखते ही देखते एक भयानक एवलांच कुछ ही पलों में नीचे खड़े उनके पेरेंट्स को पूरी तरह निगल जाती है। उसी के साथ बच्चों के बचने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। ये मंजर देखकर तीनों बच्चे अंदर से पूरी तरह टूट जाते हैं, क्योंकि इस हादसे में डेवन की मां और जैमी के पिता की मौत हो जाती है। दर्द और गुस्से में डेवन अपना आपा खो बैठता है और हर चीज के लिए सिड को ब्लेम करने लगता है। वह कहता है कि ये सब उसी की वजह से हुआ। उसी की शरारत की वजह से उनकी बिल्डिंग में आग लगी थी, जिसमें सिड की अपनी मां की ही जान चली गई थी। और उसी ट्रॉमा से ध्यान हटाने के लिए डेवन की मां और जैमी के पिता उन तीनों को यहां नॉर्वे लेकर आए थे, लेकिन अब वो भी मर चुके हैं, सिर्फ सिड की वजह से। सिड बार बार सफाई देता है कि उसने आग नहीं लगाई थी, लेकिन उसके दोस्त उसकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं होते। तो आखिरकार टूटकर सिड ऑयविन की जैकेट में मिला चाकू निकालकर डेवन के हाथ में दे देता है और धीमी आवाज में कहता है, अगर तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो, लेकिन मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं मारा। तभी जैमी गुस्से में चिल्लाता है, अब चुप भी हो जाओ। कुछ देर की खामोशी के बाद तीनों एक खौफनाक फैसला लेते हैं। अगर वैसे भी यहां फंसकर मरना ही है तो क्यों ना खुद ही जंप कर लिया जाए, इस उम्मीद से कि शायद नीचे बर्फ सॉफ्ट हो और वे बच जाएं। कौन पहले कूदेगा, ये तय करने के लिए वे 1 2 3 शूट खेलते हैं और डेवन खुद ही सबसे पहले कूदने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन हिम्मत जुटाकर जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, तभी तेज हवा का एक जोरदार झोंका उसे धक्का दे देता है। उसका सिर केबल कार की दीवार से टकराता है और वह बेहोश होकर बाहर फिसलने लगता है। लेकिन उसके दोस्त तुरंत उसे पकड़कर अंदर खींच लेते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। कुछ समय बाद जब डेवन होश में आता है तो अचानक उसे एक बुक में पढ़ी हुई बात याद आती है।
जिसमें लिखा था कि साल 1982 में एक रेयर घटना होने वाली है जब सूरज की असामान्य रूप से तेज एक्टिविटी जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स के जरिए पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब कर देगी। इसका असर इतना खतरनाक होगा कि इंसानों द्वारा बनाई गई हर इलेक्ट्रॉनिक चीज काम करना बंद कर देगी, यहां तक कि बैटरियां भी। डेवन समझाता है कि ये सब प्लैनेट्स के रेयर अलाइनमेंट की वजह से हो रहा है, जब अर्थ और बाकी 9 प्लैनेट्स सूरज के एक ही साइड में लाइन अप हो जाते हैं। इस घटना को ग्रेट प्लैनेटरी अलाइनमेंट कहा जाता है। वह कांपती आवाज में कहता है, अभी 1982 ही है, मतलब हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो इसी रेयर घटना का असर है। खतरनाक ठंड की वजह से डेवन की आंखें भी जमने लगती हैं। तीनों दोस्त एक दूसरे से माफी मांगते हैं और बिना वजह की बातें करके एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहते हैं। आखिरकार सूरज निकल आता है, लेकिन पूरी तरह एग्जॉस्टेड होकर जैमी डेवन के कंधे पर सिर रख देता है और दोनों धीरे धीरे वहीं ठंड में सो जाते हैं। जबकि सिड जागते हुए सोचता रहता है कि अगर वह बच गया तो उसकी फ्यूचर लाइफ कैसी होगी। कुछ घंटों बाद आखिरकार ऑपरेटिंग रूम के वर्कर्स उनकी बर्फ से ढकी हुई केबल कार को नीचे खींच लेते हैं, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है एक दिल दहला देने वाला दृश्य सामने आता है। तीनों दोस्त पूरी तरह बर्फ में जमकर पुतले बन चुके होते हैं। वर्कर्स के चेक करने पर पता चलता है कि जैमी और डेवन के दिल पहले ही रुक चुके होते हैं, लेकिन सिड के शरीर में हल्की गर्माहट बाकी होती है, इसलिए वे उसे बाहर निकाल लेते हैं। कुछ समय बाद सिड को होश आता है, लेकिन उसके दोनों दोस्त हमेशा के लिए उसे छोड़ चुके होते हैं। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां बड़ा हो चुका सिड माउंटेन टॉप पर अपने बेटे डेवन को अपनी ये पूरी कहानी सुना रहा होता है। उसकी बांह पर उसी ग्रेट प्लैनेटरी अलाइनमेंट का टैटू बना होता है जो उस दिन घटा था। सिड बच गया, लेकिन अपने दोस्तों की मौत का वो भयानक हादसा वह कभी भूल नहीं पाया। इसीलिए उसने अपने बेटे का नाम भी अपने दोस्त की याद में डेवन रखा। यहीं सिड ऑयविन की याद में अपनी उस ड्रिंक की बोतल को भी दफना देता है जो कभी ऑयविन की थी। सिड अपने बेटे का शुक्रिया अदा करता है कि वह उसके साथ यहां तक आया। फिर वह अपना पछतावा भी जाहिर करता है कि उसकी मां की आग में मौत के बाद उसके दोस्तों के पेरेंट्स ने उसे संभालने के लिए बहुत सैक्रिफाइस की, लेकिन आखिर में उन्हें भी उस एवलांच में जान गंवानी पड़ी। उसे यह सब बहुत अनफेयर लगता है कि वह अब भी जिंदा है, लेकिन अब उसके पास जीने की एक वजह है, उसका बेटा, जो उसे हर दिन आगे बढ़ने की ताकत देता है। अपने पिता की कहानी और उनके दर्द को समझकर डेवन के दिल में भी उनके लिए सम्मान और गहरा हो जाता है। इसी के साथ मूवी यही खत्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।